हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है तुम लोगों का इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, तुम लोगों के एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं और उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। अभी तक तुम लोगों ने जितनी भी मेहनत की है और बाकी बचे हुए टाइम में जो भी मेहनत करोगे, अब अपनी मेहनत को मार्क्स में बदलने का समय आ चुका है। तो क्या तुम लोग चाहोगे कि किसी ऐसी गलती की वजह से तुम्हारे नंबर कट जाएं जिसके बारे में तुमको ठीक से पता भी ना हो? तो आज हम लोगों ने तुम लोगों के लिए बहुत सारे रिसर्च, बोर्ड एग्जाम्स में कॉपी चेक करने वाले टीचर्स से बात करके और अपने मल्टीपल ईयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस से ऐसे 7 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूं तुमसे, जिनसे बचकर तुम लोग बहुत आराम से अपने 15 से 30 नंबर कटने से बचा सकते हो। बच्चों, बिल्कुल ठीक सुना है तुम लोगों ने। अब बच्चों बताओ मुझे, तुम लोग ये 15 से 30 नंबर कितना मायने रखता है? बोर्ड एग्जाम्स में तो ये नंबर गेम चेंजर साबित हो सकता है तुम लोगों के लिए। अगर कोई स्टूडेंट्स फेल हो रहा हो तो वो पास हो सकता है। अगर किसी बच्चे के मार्क्स बिलो एवरेज आ रहे हो तो हो सकता है कि उसके मार्क्स अबव एवरेज हो जाए। और अगर तुम लोग क्या हो, टॉपर्स की लड़ाई में शामिल हो, तो एक नंबर भी तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, तुम्हारा रिजल्ट पूरा चेंज कर सकता है। तो आखिर क्या है वो 7 कॉमन मिस्टेक्स जिनसे बचकर तुम लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो? मैंने इसके लिए क्या किया है, मैंने इसके लिए 7 रूल्स बनाए हैं जिनको फॉलो करके तुम लोग अपने साल भर के मेहनत को बहुत अच्छे मार्क्स में बदल सकते हो। और बोर्ड एग्जाम हो, अब बोर्ड एग्जाम हो या होम एग्जाम हो, और अगर बोर्ड हो तो किसका हो, 10th का हो, 12th का बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईएससी हो, आईसीएसई हो, कैसा भी बोर्ड एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, एग्जाम्स तो सब बच्चे लोग को देना है साल के आखिरी में। तुम लोगों के लिए ये जो 7 रूल्स मैंने बनाए हैं, ये हो सकता है गेम चेंजर साबित। तो आज मैं उन 7 रूल्स को डिस्कस करने से पहले तुम लोगों के साथ एक छोटी सी बिल्कुल रियल स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। आज से कुछ साल पहले 2 दोस्त थे। एक का नाम था राम, दूसरे का नाम था श्याम। दोनों ही क्लास 12th के सेम स्कूल के स्टूडेंट्स थे। राम जो था वो बहुत अच्छा था पढ़ने में और डेली स्कूल टाइमिंग्स के अलावा 6 से 7 घंटे अपने घर पे रोज मेहनत करता था, रोज पढ़ता था वो, और अपने क्लास का टॉपर था। वहीं जो दूसरा दोस्त था उसका श्याम, वो भी रोजाना 4 से 5 घंटे पढ़ता था और क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस थी, उसकी भी अच्छी थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों बच्चों में राम जैसी परफॉर्मेंस नहीं थी श्याम की। अब बच्चों, समय आ गया उन दोनों के बोर्ड एग्जाम्स का और दोनों ने बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से दिया। फिर कुछ दिनों के बाद उनके क्या आए, रिजल्ट आए। सोचो दोनों दोस्तों में से किसके मार्क्स ज्यादा अच्छे आए होंगे? पहला श्याम का, जो राम से कम पढ़ता था और क्लास में पूरे साल जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी बट राम जैसी तो नहीं थी। या फिर राम का, जो 6 से 7 घंटे डेली पढ़ता था और टॉपर वाली वो सारी खूबियां, सारी बातें उसके अंदर थी जो एक अच्छे बच्चे के अंदर होनी चाहिए, एक अच्छे टॉपर्स के अंदर होनी चाहिए। तो बच्चों, श्याम था अपने जिले का टॉपर और राम को मिली अपने जिले में तीसरे पोजीशन की जगह। तो बड़ा क्वेश्चन ये है बच्चों कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो चलो मैं शेयर करता हूं तुम लोगों के साथ इसकी मेन वजह। श्याम के जो पापा थे बच्चों, वो थे असल में एक दूसरे स्कूल के टीचर थे और वो बोर्ड एग्जाम्स की कॉपियां भी चेक किया करते थे। और उन्होंने ही एग्जाम से पहले अपने बच्चे श्याम को वो सारे टिप्स बहुत अच्छे से समझा दिए थे जिनसे बचकर श्याम बन पाया, जिनको समझकर अच्छे से उन गलतियों को करने से बचकर श्याम बन पाया अपने जिले का टॉपर नंबर 1। जबकि राम ने अपनी कॉपीज में, बोर्ड एग्जाम की कॉपीज में कुछ जगहों पर ऐसी मिस्टेक्स कर दी जिनकी वजह से उसको अपने जिले में तीसरे पोजीशन से ही संतोष करना पड़ा। तो इस कहानी में क्या सीखा बच्चों तुम लोगों ने? इस कहानी से तुम लोगों को इस कहानी से कोई सीख मिली? हाँ, बिल्कुल मिली कि तुम लोगों को वो 7 मिस्टेक्स जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और मैं कह रहा हूं नहीं करनी है, नहीं तो साल भर जो तुम लोगों ने मेहनत किया है बच्चों, उस मेहनत का पूरा अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलेगा तुमको। अब एक मजे की बात मैं और बताता हूं तुम लोगों को। वो जो दूसरा टॉपर था, जो जिले में तीसरा पोजीशन लेकर के आया, राम, जो डेली पढ़ता था 6 से 7 घंटे और टॉपर वाली सारी खूबियां तो थी लेकिन बन नहीं पाया टॉपर नंबर 1। वो बच्चों कोई और नहीं था, वो मैं खुद था। मैं अपनी ही बात कर रहा था, अच्छी अपनी सच्ची स्टोरी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा था। इसलिए मैंने तुम लोगों से शुरू में ही कह दिया था कि मैंने बहुत सारे टीचर्स से जो बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी चेक करते हैं और अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से, बच्चों वीडियोस तो तुमने इन सब टॉपिक पे बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन क्या उन टीचर्स के पास अपना खुद का ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस?
मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, हो सकता है कुछ टीचर्स के पास हो या कुछ के पास ना भी हो, लेकिन मैं अपने बारे में कह सकता हूं बच्चों, मेरे पास है वो पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। उसको मैंने इस वीडियो में आप लोगों तक मैसेज वो स्प्रेड करने की कोशिश की है। तो बच्चों इसलिए ये वीडियो तुम लोग लास्ट तक जरूर देखना, वो 7 कॉमन मिस्टेक 7th नंबर तक जाना देख करके, ताकि तुम लोग उन कॉमन मिस्टेक्स को करने से बच जाओ और अपने साल भर की मेहनत को बदल सको अच्छे से अच्छे मार्क्स में। तो चलो अब मैं बात करता हूं उन 7 रूल्स की। तो सबसे पहला रूल है बच्चों, रूल नंबर 1, read question paper very carefully in the first 15 minutes assigned for reading and prepare your strategies for answering those questions first about which you are very sure that how to solve or answer those questions. Never leave bad impression by doing wrong or incomplete answers in the first few questions. कहने का मतलब यह है बच्चों, शुरू के जो तुम लोग 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चंस जो भी सॉल्व करने वाले हो, तो 15 मिनट जो तुम लोगों को असाइन किया गया है पेपर देने के बाद में, ताकि आप लोग इसमें कुछ लिख नहीं सकते, केवल आपको रीडिंग करना है। उन 15 मिनट में अपनी पूरी स्ट्रेटेजी, पूरे 3 घंटे की या ढाई घंटे के 2.5 आवर की पूरी स्ट्रेटेजी अपनी तैयार कर लो कि किन क्वेश्चंस पे तुम लोग पहले अटैक करने वाले हो, किस सेक्शन पे, कौन सा सेक्शन नंबर A B C D E, कौन सा सेक्शन तुम पहले अटैक करने वाले हो, जिनके क्वेश्चंस के बारे में, जिनके आंसर्स के बारे में, सोल्यूशंस के बारे में तुम लोग बहुत श्योर हो और तुमको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि मुझे इनके आंसर्स आते हैं, ताकि जो भी बोर्ड एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी चेक करने वाला है वो पहले के कुछ क्वेश्चंस को देख करके तुम्हारे बारे में एक आइडिया सेट कर सके कि तुमने साल भर में कितनी मेहनत की है। अगर तुम बहुत अच्छे हो पढ़ने में और शुरू के कुछ क्वेश्चंस में तुमने मिस्टेक कर दी, मिस्टेक का मतलब है या तो तुमने स्टार्ट किया क्वेश्चन बीच में छोड़ दिया, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है क्योंकि तुम्हें नहीं आ पा रहा है उसका आंसर, या तुमने उनके आंसर्स तो दिए लेकिन रॉन्ग आंसर्स दे दिए क्योंकि तुमको अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं था, उन क्वेश्चंस पे फुल कॉन्फिडेंस नहीं था। तो होगा क्या बच्चों, वो टीचर एक्चुअली तुम्हें पर्सनली तो जानता नहीं है। अब वो तुम्हें जानता कैसे है? अब तुमको वो जानेगा केवल तुम्हारी कॉपी को चेक करके, तुम्हारी कॉपीज में जैसे भी तुमने परफॉर्मेंस दी है उसी को चेक करके वो समझेगा। तो अगर शुरू में ही तुमने मिस्टेक्स कर दी तो हो गया तुम्हारा इंप्रेशन बैड। अब ये बैड इंप्रेशन अगर आगे के कुछ क्वेश्चंस तुमने जो भी सही भी किए होंगे तो वहां पे ये क्या होने वाला है, भारी पड़ने वाला है तुम्हारा बैड इंप्रेशन, और आगे के क्वेश्चंस में जो भी आंसर सही होने वाले वहां भी तुम्हारी मार्क्स अननेसेसरी बच्चों हो सकता है कि कट जाए। इसलिए बहुत ध्यान रखना ये बात। रूल नंबर 1, पहले उन्हीं क्वेश्चंस पे तुम लोगों को अटैक करना है जिनके बारे में तुम लोग बहुत श्योर हो, उनके सॉल्यूशंस के बारे में। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। Try to write your answers in sequence rather than writing them in random order. तो random order से मतलब क्या है बच्चों, जैसे मैंने देखा है कई बच्चों की कॉपी मैंने देखी ऐसे चेक की, हम लोगों ने मॉक टेस्ट लेते रहते हैं हम लोग हमेशा, या जो बोर्ड एग्जाम्स के जो टीचर्स थे जिनसे मैंने बात किया उन लोगों ने बोला ये भी एक बिग रीजन है उनके मार्क्स कटने के बच्चों के। क्या है वो बिग रीजन? जैसे मान लो तुम लोगों ने क्या किया, पहले तुम लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, 1 का फर्स्ट किया और 1 का सेकंड किया तुमने सॉल्व, उसके बाद सीधे तुम जंप करके आ गए थर्ड पे, थर्ड का तुमने फर्स्ट किया, उसके बाद तुम जंप करके आ गए फिफ्थ पे, फिफ्थ का सेकंड किया, थर्ड किया, फिर तुम जंप करके आ गए बच्चों 7th नंबर के क्वेश्चन पे आ गए, सेक्शन बी या किसी भी सेक्शन का। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना बच्चों, तुमको ऐसा बिल्कुल भी मत करना बच्चों। कोशिश करना जितना पॉसिबल हो सके, पहले तो तुमने रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर ली। सपोज सेक्शन बी तुमने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, तो अब जब सेक्शन बी तुमने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया स्टूडेंट्स, तो कोशिश करना सेक्शन बी का जो भी पहला नंबर का क्वेश्चन है पहले उसको कर लो, उसमें उसके बाद सेकंड नंबर कर लो, उसके बाद थर्ड नंबर कर लो। अगर आता है तो आगे के क्वेश्चंस कर लो, अगर आगे वाले क्वेश्चंस में डाउट है, उसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, अब अगले सेक्शन पे तुम आ जाओ। अब तुमने सेक्शन ए जब स्टार्ट किया ऐसे लिख करके, तो सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चंस तुम्हें आ रहे हैं पहले उनको तुम लोग एक प्रॉपर ऑर्डर में, सीक्वेंस में उनको सॉल्व कर लो, जैसे 1 2 3 4 एक प्रॉपर सीक्वेंस में। ऐसे लिखने से होगा क्या, एग्जामिनर को तुम्हारी कॉपी चेक करने में उतना ही इजी होने वाला है, और एग्जामिनर को जितना ईज होगा तुम्हारी कॉपी चेक करने में, इतना समझ लो तुम्हारे जो मार्क्स हैं उतने अच्छे आने वाले हैं, तुम्हारे मार्क्स उतने ऊपर आने वाले हैं। तो एग्जामिनर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए रैंडम ऑर्डर में आप क्वेश्चंस के आंसर्स को सॉल्व मत कीजिएगा बच्चों। फिर है रूल नंबर 3,
Never assign your own new alphabet or number for numbering the questions and never change the given symbol in the questions with new one. इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग मैं बताता हूं। जैसे बच्चों क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपका जो सिंबल लिखा हुआ है, जो नंबरिंग की हुई है क्वेश्चंस की, जैसे ये पहले का, अब पहले में मान लीजिए लिखा हुआ है फर्स्ट का ऐसे रोमन लेटर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। कई बार मैंने देखा है और टीचर्स भी कह रहे थे ऐसा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बच्चों ने स्टार्ट किया जैसे पहला नंबर का क्वेश्चन, अब इसमें फर्स्ट की जगह इन्होंने लिख दिया, कुछ बच्चों ने लिख दिया ए, सेकंड की जगह जो रोमन लेटर में लिखा था इसकी जगह लिख दिया बी, इसकी जगह थर्ड की जगह लिख दिया सी। तो क्या कर दिया तुमने अपना खुद का न्यू अल्फाबेट या कोई नया नंबर तुमने असाइन कर दिया, रादर देन द नंबर वाज असाइंड एज इन गिवन पेपर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना बच्चों, ये वाला काम गलती से भी मत करना। क्वेश्चन पेपर में जो भी ऑर्डर लिखा हुआ है, जो भी उसमें अल्फाबेट्स या सिंबल्स यूज किए हैं, तुमको केवल वही यूज करना है, अपना कोई नया सिंबल इंट्रोड्यूस नहीं करना है। ये तो हो गए क्वेश्चंस की बात, क्वेश्चंस की नंबरिंग की बात। और जो दूसरा स्टेटमेंट है मेरा, दिए हुए क्वेश्चन में सपोज तुम मैथ्स का कोई क्वेश्चन लगा रहे हो या फिजिक्स का कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, अब वहां पे वेवलेंथ के लिए जैसे वेवलेंथ का तुम लोगों को सिंबल पता है बेसिकली क्या होता है। मान लो वेवलेंथ का सिंबल उसमें लैम्डा यूज किया गया है। अब उस लैम्डा की जगह तुम उतने कंफर्टेबल नहीं हो लैम्डा लिखने में, मे बी हो सकता है तुमने लैम्डा की जगह कोई नया सिंबल यूज कर लिया, तुमने लैम्डा को वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्लेस कर दिया, तुमने बोल दिया मैंने ले लिया इसको ए। या फिर जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ था, यहां लिखा हुआ था क्वेश्चन पेपर में साइन साई, अब तुम साई लिखने में उतने कंफर्टेबल नहीं हो, तो तुमने क्या किया, इसको कर दिया जहां जहां साइन साई लिखा था, साई लिखा हुआ था, साई को तुमने कर दिया थीटा। कॉस साई लिखा हुआ था तो कॉस साई को, क्योंकि तुम साई में कंफर्टेबल नहीं थे, तुमने कर दिया कॉस थीटा। बच्चों ये वाला काम भी गलती से भी मत करना। ऐसा जो क्वेश्चन में सिंबल दिया है ना, उसको ऐसे चेंज मत कर देना अपने ईज के अकॉर्डिंगली। तो अपने कन्वीनियंस को देखते हुए ऐसे चेंज अगर आपको करना ही है ना, तो इसका भी रूल है बच्चों। क्या करना, तुमको ऐसे लिखना होगा, लेट साई इज इक्वल टू थीटा, देन अब आप ऐसा कर सकते हैं चेंज, लेकिन ऐसे बिना कुछ भी बताए, बिना कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुए एग्जामिनर को ऐसे चेंज मत कीजिएगा नया नंबर। उसके बाद आते हैं रूल नंबर 4 पे। क्या है चौथा नंबर का रूल? ऑलवेज राइट MCQs आंसर विथ ऑप्शन नंबर एंड वैल्यू 2। अगर आप MCQs सॉल्व कर रहे हो तो जैसे यहां पे कुछ पहला नंबर है, पहले नंबर में ये लिखा हुआ है ए का ऑप्शन है 2, बी का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 3, सी के ऑप्शन में वैल्यू दी हुई है -4 और डी के ऑप्शन में वैल्यू दी हुई है -3। अब तुमको इसका आंसर लिखना है। जब तुम इसके आंसर लिखोगे बच्चों तो ऐसे लिखना, सपोज यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है तो फर्स्ट डालना है ऐसे, इसके बाद में इधर लिखना सी, और सी के बगल में ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, इस वैल्यू को भी अगर कोई नंबर है तो नंबर लिखना, और अगर स्टेटमेंट के वर्ड में कोई आंसर है इसका तो वैसा तुम बिल्कुल लिखना। तो इस कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर भी लिखेंगे आप, और उस ऑप्शन नंबर के अगेंस्ट में जो भी वैल्यू या जो भी स्टेटमेंट है उसको भी राइट करना है आपको। ये हुआ रूल नंबर 4। उसके बाद बच्चों है रूल नंबर 5, राइट योर आंसर्स विथ प्रॉपर यूनिट इफ नीडेड। अगर बच्चों किसी क्वेश्चन को मैथमेटिक्स के या फिजिक्स के या केमिस्ट्री के कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल है, और उसमें कोई यूनिट आपको लिखनी है, सपोज आपको एरिया निकालना था, तो एरिया निकालने के लिए आपने एरिया निकाला, जैसा ऐसे 10 आ गया किसी का, तो अब 10 के आगे बच्चों यूनिट लिखना मत भूलना। अगर सेंटीमीटर में दिया हुए थे, लेंथ दिए हुए थे, तो आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना, मीटर में दिया था तो मीटर स्क्वायर कर देना। और वन मोर थिंग, अगर बच्चों यूनिट कुछ भी नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में ना, तो भी आपको यूनिट लिखना है। आप लिखिएगा 10 स्क्वायर यूनिट, ऐसे लिख के आइएगा। फिर अगर लेंथ के लिए लिखा हुआ है तो n इज इक्वल टू, कोई लेंथ अगर निकालनी है तो आंसर आपका 10 आ रहा है तो यहाँ पे 10 यूनिट लिख दीजिएगा। लेकिन अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में ऐसे कोई आंसर आ रहा है और कोई फिजिकल क्वांटिटी के अगेंस्ट वो वैल्यू आ रखी है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे उसकी यूनिट जरूर असाइन कर देना। ऐसा नहीं करके भी मैंने देखा है बच्चों के नंबर कट जाते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 6 पे, नेवर ओवरराइट ऑन द फाइनल स्टेटमेंट। वैसे तो बच्चों आपको ओवरराइटिंग तो अवॉइड करनी है पूरे अपने सोल्यूशन के पूरे ही पार्ट में, कंप्लीट पार्ट में, बट अगर मान लीजिए मिस्टेक से बाय मिस्टेक कहीं पे आपसे ओवरराइटिंग हो जा रही है, सपोज आपने आंसर लिखा फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन लिखा, थर्ड स्टेप किया, फोर्थ स्टेप किया, अब ये आपका फाइनल स्टेटमेंट आ गया, आंसर आ गया, और आपका आंसर लिखा आपने मान लीजिए यहाँ पे 12
सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे आंसर लिखा आपने। तो बच्चों कोशिश करना है, अब यहां पे जो लास्ट स्टेटमेंट आपने लिखा, फाइनल स्टेटमेंट अपने आंसर का, यहां पे तो बिल्कुल भी आप ओवर राइटिंग मत करना है। मैंने देखा है कई बच्चे यहां पे मान लीजिए गलती से उनसे यहां पे 3 लिख गया, अब क्या कर रहे हैं बच्चे, इस 3 को ऐसे ओवरराइट करके इसको 2 बना रहे हैं, ऐसे इसको 12 कर रहे हैं और फिर यहां पे ऐसे लिख दिया। बच्चों ये वाला काम बिल्कुल भी मत करना, ये आपके बने बनाए पूरे काम को बिगाड़ सकता है, ये वाला काम आपका। तो ओवरराइटिंग अगर गलती आपसे हो ही गई है, सपोज आपने ऐसे 3 लिख दिया है ना, तो अब कोई बात नहीं, इसको आप पूरा ऐसे काट दीजिए और काटने के बाद में फिर से इक्वल टू का साइन लगा करके ना आप इसमें बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल विजिबल, साफ साफ में ऐसे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए। आप ओवर राइटिंग बिल्कुल भी लास्ट वाले स्टेटमेंट में तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होगा कई बार ना एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपके सारे स्टेप्स बहुत केयरफुली वो चेक करें। समटाइम्स क्या होता है, आपने बहुत साफ साफ एक्सप्रेसिव मैनर में चीजों को लिख रखा है और लास्ट में आपका आंसर बहुत क्लियर है, विजिबल है, टीचर को आराम से वो इसको पढ़ सकता है देख करके क्या लिखा है आपने, तो यहीं पे वो मार्क्स देगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 आउट ऑफ 5 ऐसे देगा और वो आगे बढ़ जाएगा एग्जामिनर। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना, ओवर राइटिंग लास्ट वाले आप लाइन में, लास्ट स्टेटमेंट में मत करना। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपने इस वीडियो के आखिरी रूल पे, जो कि है रूल नंबर 7, लास्ट बट नॉट लीस्ट। Try to use words and language as simple as possible, which makes your answer easy and it is very easily understandable। मतलब कोई भी टीचर उसको देख करके आपके क्वेश्चन को फट से ऐसे रीड किया उसने और उसका मीनिंग उसको समझ में आ गया अच्छे से, तुरंत उसको मतलब डीपली घुस करके उसको पढ़ने की जरूरत नहीं हुई कि आपने लिखा क्या है। कई बार मैंने देखा है बच्चे ऐसे स्मार्ट बनने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे लैंग्वेजेस यूज कर लेते हैं जो दिए हुए इजी से सोल्यूशन को क्या कर बना देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो ऐसे बच्चों ओवर स्मार्टनेस दिखाने की यहाँ कॉपीज में, बोर्ड एग्जाम्स में तो स्पेशली आपको कोई नीड नहीं है। जितना पॉसिबल हो सके सिंपल लैंग्वेज, सिंपल वर्ड्स को यूज कीजिए जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। आप आराम से टीचर उसको देख करके तुरंत उसका मीनिंग समझे और आगे बढ़े चेक करके। ठीक है बच्चों, ये हो गए रूल नंबर 7। तो टोटल हो गए 7 रूल्स जो बदल सकता है आपके पूरे किस्मत को क्या, आपके मार्क्स को बदलेगा, तो आपकी किस्मत बदलेगी, अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लेकर के आओगे, साल भर का किया हुआ मेहनत आपका टर्न हो जाएगा किसमें, एक बहुत अच्छे मार्क्स में। तो एंड ऑफ दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। अगर बच्चों ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचते रहें स्टूडेंट्स। ओके बाय एंड